नमस्कार मेरे भाइयों, बहुत स्वागत है तुम्हारा। मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट भगवान जाने क्यों बोलने वाला था, वो तो जा चुका है पहले ही। हाँ, वो पहले जा चुका है। तो मैं बात करने वाला था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की। अब ये चैप्टर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट समझने के लिए तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तुम्हें लगता है ना तुम्हें इकोनॉमिक्स के चैप्टर समझ में नहीं आते। This entire unit, determination of income and employment, is entirely based upon the output of the nation. भारत की बात कर रहे हैं, भारत के अंदर होने वाले आउटपुट की बात कर रहे हैं, भारत के अंदर प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। मतलब तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, मेरे को भारत का गुड्स एंड सर्विसेज लेना है। यूएसए से आईफोन खरीद के मत ले आना, वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा। दैट मींस जो भी इंपोर्ट्स हो रहे हैं वो इसके अंदर काउंट नहीं होंगे। वॉट एवर इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, वॉट एवर सर्विस इज रेंडर्ड इन इंडिया, जो भारत के अंदर चल रहा है, जो भारत का आउटपुट है, हम उसको काउंट करेंगे। मैं ये कह रहा हूं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, अब उसमें फॉरेन कंपनीज काम कर रही होंगी, वो भी काउंट होंगे, इंडियन कंपनीज होंगी, वो भी काउंट होंगी, लेकिन वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग चलनी चाहिए, भारत के अंदर प्रोडक्शन चलना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट द फर्स्ट चैप्टर इज, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। एग्रीगेट डिमांड क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मैं यहां आ जाता हूं ताकि तुम्हें दिखे। सो टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, देख रहे हो तुम, सारे सेक्टर्स इकोनॉमी के आर प्लानिंग टू बाय। अब यहां पे तुम गलती करोगे और मेरे को एग्जैक्टली तुम्हें वही पकड़ना है। टर्म 2 है ना तुम्हारा, मतलब यहां पे पूरा सब्जेक्टिव पेपर आने वाला है ना, तो वो गलती मत करके आना। यहां पे हम फ्यूचर एस्पेक्ट लेके चल रहे हैं, पास्ट टेंस में कोई भी चीज नहीं है। तो यहां पे ध्यान रखना, जब गुड्स की बात आएगी यानी गुड्स एंड सर्विसेज की बात आएगी तो वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। सारे सेक्टर्स वाली बात तो छोड़ दो, ठीक है, वो तुम्हें याद रह जाएगी, लेकिन दे आर प्लानिंग टू बाय, दे हैव नॉट परचेज्ड। और वहां पे अभी बॉट एंड सोल्ड वाली चीज नहीं है, यहां पे दे आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनकम पे वो उसे लेंगे, खरीदेंगे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, एक फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप देखते हो। तो क्या की पॉइंट्स निकल के आए? पहली चीज तो फाइन, मतलब मेरे को ऐसे नहीं समझ में आता, मेरे को तुम्हारी आंखों में देख के ज्यादा समझ में आता है। पहला तो हो गया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया कि ये जो है, ये ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी जो है ये करेंगे, मतलब सारे सेक्टर्स को यहाँ पे होना जरूरी है। और ये क्या करेंगे? प्लानिंग टू बाय करेंगे। सो एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम हो गया, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर हो गया, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर, एक फिस्कल ईयर के अंदर देख के चला जाता है। एंड दैट इज द एसेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मतलब ये कुछ कीवर्ड्स को भी अगर तुमने निकाल लिया, तुम अपने आप ये सेंटेंस फ्रेम कर दोगे। अब अगर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड की बात की जाए, मतलब कैसे बोलूं कि तुम उस डिमांड को कैसे एनालाइज करोगे एक नेशन के तौर पे देखा जाए तो, या नेशन पकड़ेगा कैसे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर ये प्लानिंग टू बाय हो रहा है या इतनी डिमांड की जाएगी, वो कॉन्टेक्स्ट अगर अपन लेके चलें तो भाई सिंपल सा तरीका बताया, सबका खर्चा देखना चालू करो, कौन कहां कैसे खर्च कर रहा है। तो पहला निकल के आया प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लाइक सबसे पहला बेसिक कंज्यूमर या भारत के अंदर बनने वाला प्रोड्यूस, भारत के अंदर बनने वाला आउटपुट जो है वो कौन डिमांड करेगा? वो बेसिकली नॉर्मल जो घर होते हैं, नॉर्मल जो हाउस होल्ड होते हैं, वो डिमांड करेंगे। एंड यहीं से बात इंटरेस्टिंग हो जाती है भाइयों। ये तो बहुत लॉजिकल बात हो गई कि भाई हमारे लिए चाहे ग्रोसरीज हो, चाहे हम कुछ भी खरीदते हो, कार से लेके ग्रोसरीज तक, एवरीथिंग हम अभी डिमांड करते हैं, ये नेचुरल सी चीज है। तो अगर हमारा एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लिया जाए कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं अपनी इनकम में से, विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम, बोला था ना, तुम समझ रहे हो मैं कितना डिटेल में जा रहा हूं, कि अगर हमारी इनकम में से, हमारे एक साल की इनकम में से हम कितना क्या खर्च करते हैं, इफ वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग दैट, वी विल ऑब्वियसली गेट टू नो कि आखिर एग्रीगेट डिमांड में हम सारे हाउस होल्ड्स का पूरे भारत के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है। लाइक लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचना है। ऐसे ही जब सेकंड पॉइंट बोला गया ना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नाउ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को तुम्हें किस कॉन्टेक्स्ट में समझना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि इन्वेस्टमेंट जो है सभी तो करते हैं इन्वेस्टमेंट, इवन वी आर ऑल्सो डूइंग इन्वेस्टमेंट, बट नो, यहां पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये किसी बुक में नहीं दिया ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि विच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्चुअली द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट विल इन रिटर्न विल लीड यू टू अर्न प्रॉफिट्स। मतलब वो ऐसा एक्सपेंडिचर की बात करें इन्वेस्टमेंट पे जिससे आप प्रॉफिट अर्निंग्स करोगे बाय रेंडरिंग आउटपुट और बाय रेंडरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए जो इंडिया में सेटअप होते हैं इन्वेस्टमेंट्स, या जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं, एंड विद दोज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स उधर से गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, एंड दे आर बीइंग ऑफर्ड टू द पब्लिक इन जनरल, और उसके बदले में कंपनीज प्रॉफिट कमाती हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं। ऑल
प्राइवेट ऑन कैपिटल गुड्स, मतलब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ने क्या बोला? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सेज व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट इज बीइंग मेड ऑन कैपिटल गुड्स। नाउ यहीं पे 90% गलती है, because we don't understand what are capital goods. So basically capital goods are those goods जो कि आपको आउटपुट जनरेट करके देंगे, और आउटपुट जनरेट करना एंड दैट टू फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स वो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज करती हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आई होप यू अंडरस्टूड कि मैंने प्राइवेट कंपनीज को क्यों लिया या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स को ही क्यों लिया, बिकॉज दे आर द वन हु आर बाइंग दीज कैपिटल गुड्स, these investment expenditures they are making for the motive of earning profits in the economy. Now ऐसा बोला जाता है कि सरकार सबसे बड़ा कंज्यूमर है भारत के अंदर, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज सरकार जिस क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीद सकता है उस क्वांटिटी में कोई और कभी नहीं खरीद सकता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहां पे तीसरा कंपोनेंट बन जाता है एग्रीगेट डिमांड का। ओके, एक चीज समझ गया कि हाउस होल्ड है, फॉर डेली कंजम्पशन नीड्स हो गया। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है द वन विच प्राइवेट कंपनीज आर एक्चुअली मेकिंग, एंड द थर्ड कम्स इन इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब भी करेगी सरकार कंज्यूमर गुड्स भी लेगी, बिकॉज मे बी फॉर देयर ओन कंजम्पशन और मे बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एंड कैपिटल गुड्स भी लेगी, बिकॉज सरकार को भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, कम्युनिकेशन डेवलप करना है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करना है, यू नो, सो दैट एक नेटवर्किंग बन सके इंडिया के अंदर एंड कंपनीज काम कर सके। सो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात आएगी तो सरकार के बारे में बोला जाएगा, सरकार के बारे में बोला जाएगा कि गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स, दोनों तुम्हें बताना पड़ेगा कि सरकार कंज्यूमर गुड्स पे भी कंजम्पशन करेगी, कंजम्पशन यानी खर्चा करेगी, एंड कैपिटल गुड्स पे भी करेगी टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। यहां पे तुम टर्म का वेटेज नहीं समझ रहे हो। व्हेन दे आर सेइंग द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, कॉमन नीड्स का मतलब क्या होता है? वो बेसिक नीड्स, मैंने बोला ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मैंने बोला कम्युनिकेशन, मतलब ये हेल्थ हो गया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, ये इकोनॉमी की कॉमन नीड्स हैं। यू नो, बैकिंग अप द पुअर क्लास सोसाइटी ऑफ द नेशन, उनको बैकअप देना, उनको गुड्स प्रोवाइड करना, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये बहुत कॉमन नीड्स होती हैं किसी भी इकोनॉमी की, एंड सरकार इसलिए वो खर्चा करती है ताकि इन कॉमन नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। एंड फाइनली हमारे भारत की जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो बाहर से भी आती है। मैंने बोला कि आप भारत के आउटपुट को लेके चलोगे, मैंने बोला कि नहीं बोला? तुम लोग समझोगे नहीं। मैंने बोला मैं भारत के आउटपुट की बात कर रहा हूं, जो भारत के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब जो भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किया गया, आउटपुट किया गया, प्रोड्यूस किया गया, क्या उसकी डिमांड फॉरेन में नहीं होगी? बिल्कुल होगी। एंड एग्जैक्टली नेट एक्सपोर्ट वही चीज बताता है कि नेट एक्सपोर्ट्स लो, उसमें से इंपोर्ट्स को हटा दो। व्हाई वी आर सबट्रैक्टिंग इंपोर्ट्स? बिकॉज इफ वी नीड टू कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द नेशन थ्रू डिमांड, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मेरे को आउटपुट निकालना है नेशन का बाय द वे ऑफ डिमांड, तो मुझे डिमांड में से पूरा जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट हुआ है उसको हटा देना पड़ेगा। एज सून एज मैंने इंपोर्ट हटा दिया, एज सून एज जो बाहर से आया मैंने उसको हटा दिया, तो बचा क्या? जो एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर, जो एग्जिस्ट करता है आउटपुट इंडिया का, और उस आउटपुट के थ्रू आप आंसर निकाल लोगे। एंड दैट इज द रीजन, जब मैंने नेट एक्सपोर्ट लिया तो मैंने इंपोर्ट माइनस किया। नाउ यू विल आस्क कि मैंने नेट एक्सपोर्ट्स में ही क्यों माइनस किया? बिकॉज ऑफ वेरी सिंपल लॉजिक, सबसे आइडियल प्लेस मेरे को यही लगी। तो यहां पे जो एक्सपोर्ट का एक्स लिखा हुआ है, ये एक्सपोर्ट के सेकंड टर्म से आता है, ये एक्स से, और इंपोर्ट का एम, ये भी इसके सेकंड टर्म से आता है, सेकंड वर्ड से आता है एम से। तो एक्स माइनस एम हो गया, नेट एक्सपोर्ट आ गया। ये बेस्ट प्लेस थी जहां पे मैं ये कर सकता था। मैंने किया टू एसर्टेन कि मेरे इंडिया का आउटपुट कहां कहां जा रहा है। सिर्फ एक ही इंडिया के अंदर आता है बाहर से, और वो होता है इंपोर्ट। तो पूरे एग्रीगेट डिमांड में से मेरे को इंपोर्ट हटा देना है। मतलब पूरे भारत की जो डिमांड होने वाली है फ्यूचर में, प्लानिंग टू बाय होने वाला है पूरे भारत का फ्यूचर में, उसमें से बस मुझे इंपोर्ट को हटा देना है, क्योंकि इंपोर्ट बाहर से आता है। तो अगर मैंने बाहर की चीज हटा दी तो सिर्फ इंडिया का आउटपुट बचा हुआ, एंड इंडिया का इवन वो भी आउटपुट में काउंट करूंगा जो इंडिया से बाहर जाता है बिकने के लिए, तो वो मैंने यहां पे एक्सपोर्ट के नाम से ले लिया है। सो डिफरेंस इसलिए लिया जाता है, तुम्हें पहली बार पता चल चुका है। नाउ फाइनली अगर एग्रीगेट डिमांड को सम अप करके बोलूं तो हो गया आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो अपने हाउस होल्ड का होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट कंपनीज करती हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसके अंदर कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स दोनों आता है, एंड फाइनली एक्स माइनस एम यानी नेट एक्सपोर्ट। अब एग्रीगेट डिमांड इन अ टू सेक्टर मॉडल पता है क्या बोलता है? आपको पढ़ने के लिए पूरा है, आप
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का पढ़ ही रहे हो, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ ही रहे हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी और नेट एक्सपोर्ट भी है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो बोला है, उन्होंने बोला है फर्स्ट टू को लो, एक जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट दिया है, बस आपको इन दो चीजों को लेके चलना है, इसके अलावा आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी है। एंड दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, हम दोनों इन दो को ही पढ़ाई करेंगे। लेकिन अगर मैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं ना, यहां पे चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, बस तुम्हारे दिमाग में एक बार डालने की जरूरत है ताकि तुम मोमेंटम बना के पूरा चैप्टर पढ़ो इंटरेस्ट के साथ। अब हम यहां पे सही बोले तो पूरी कंजम्पशन की स्टडी करने वाले, लाइक वॉट एवर द एंटायर थिंग वी विल स्टडी इज अबाउट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द नेशन। पूरे भारत का कंजम्पशन पैटर्न पढ़ने वाले इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो समराइजेशन मैंने तुम्हें कर दिया, फोकस मैंने तुम्हारा बना दिया, ओके, इट्स अबाउट द कंजम्पशन ऑफ द नेशन। अब कंजम्पशन को पढ़ने के लिए आउटपुट होना जरूरी है, और आउटपुट तब तक नहीं होगा जब तक इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे, जब तक प्राइवेट फर्म्स आउटपुट के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। सो उस कंजम्पशन पैटर्न को समझने के लिए ओके वी हैव टू कंसीडर आउटपुट, एंड उस आउटपुट को कंसीडर करने के लिए वी नीड टू टेक इनटू कंसीडरेशन द बेसिक इन्वेस्टमेंट जो हमने इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर कर रखा है। एंड दैट इज द रीजन हमने इस पूरी इक्वेशन के अंदर इस इन्वेस्टमेंट को भी पढ़ा है, कीपिंग इन माइंड कि हमने इस इन्वेस्टमेंट को इनकम के साथ कांस्टेंट कर दिया है। हमने ये बोला कि हम इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ेंगे, हम ये मानते हैं कि एक बेसिक इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमी के अंदर है। नाउ हमें उस बेसिक इन्वेस्टमेंट के साथ ये समझाओ कि इंडिया का कंजम्पशन पैटर्न कैसा है। मैं इंडिया इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज अपन भारत में रहते हैं, किसी भी इकोनॉमी का कंजम्पशन पैटर्न क्या होता है वो समझाओ। अब उसको समझाने के लिए जब हमने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोनॉमस लिया, हमने ये बहुत पिक्चर क्लियर कर दी, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज वी हैव केप्ट इन्वेस्टमेंट्स एज ऑटोनॉमस, इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। मतलब इनकम बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज अल्टीमेटली वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स आर जस्ट देयर, यहां पे इसलिए हैं सो एज टू स्टडी द कंजम्पशन पैटर्न, जस्ट एज टू मेक श्योर कि बेसिक इन्वेस्टमेंट के साथ भारत के अंदर आउटपुट मैन्युफैक्चर हो रहा है। अरे भाई ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि प्रोडक्शन हो रहा है, अगर तुम प्रोडक्शन ही नहीं बताओगे तो तुम कंजम्पशन कहां से समझाओगे। एंड इसीलिए अपन ने इन्वेस्टमेंट्स को यहां पे रखा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट्स को बेसिक ऑटोनॉमस रख लिया, अब अपन ने कंजम्पशन को समझना चालू किया। नाउ द वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट कंजम्पशन यार, मैं तुम लोगों को बहुत पहले ही बता दूं, कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। तुम देख रहे होगे मैंने यहां जीरो से कंजम्पशन चालू नहीं किया है, मैंने कंजम्पशन को इतने एरिया ऊपर से चालू किया है। नाउ अगेन nobody will tell you, जो इस MMB सीरीज के अंदर मैं तुम्हें बता रहा हूं, एंड दैट कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग योर वेरी बेसिक्स अबाउट इकोनॉमिक्स इज, मैंने इन्वेस्टमेंट को नीचे रखा है, आप देख रहे हो, बट मैंने कंजम्पशन जो बेसिक कंजम्पशन है उसको ऊपर रखा हुआ है। व्हाई? बिकॉज कंजम्पशन को हमने इतना वेटेज दिया है कि वो बेस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, शोइंग के कंजम्पशन को हम वेटेज देके यहां पे बता रहे हैं, प्रेफरेंस देके बता रहे हैं, एम्फेसिस दे रहे हैं कंजम्पशन को। तभी हमने कंजम्पशन को, क्योंकि बेस इन्वेस्टमेंट को हम एज लो एज पॉसिबल रख सकते हैं कि बेसिक आउटपुट है, समझ रहे हो। और कंजम्पशन को अगर हम यहां समझाना चाहते हैं तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक कंजम्पशन एट दिस लेवल, और ये जो कंजम्पशन है ये सी ऊपर बार हुआ, सी बार का मतलब क्या है, दिस इज एन ऑटोनॉमस कंजम्पशन इतना। दैट मीन्स इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, अगर भारत के अंदर जीरो लेवल ऑफ इनकम भी है तो भी बेसिक इन्वेस्टमेंट्स भी रहेंगे। देख रहे हो आप, यहां पे इनकम जीरो है तब भी बेसिक इन्वेस्टमेंट्स भी हैं और बेसिक कंजम्पशन भी है। और फिर से अलग चालाकी सिखा रहा है भाई तुम्हारा, तुम चाहे मानो चाहे ना मानो, ये पहली बार तुम अपने पूरे 12th के इतिहास में सीख रहे होगे कि इन्वेस्टमेंट्स लो क्यों हैं, बिकॉज जीरो लेवल ऑफ इनकम पे बहुत बेसिक इन्वेस्टमेंट से चालू किया जाता है, बट बिकॉज ऑफ द वेटेज ऑफ पॉपुलेशन कंजम्पशन विल ऑलवेज फार एक्सीड द इन्वेस्टमेंट्स। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भले ही इन्वेस्टमेंट्स मिनिमल चाहिए होंगे, भले ही बेसिक इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होंगे, लेकिन कंजम्पशन की डिमांड या कंजम्पशन का पैटर्न उस इन्वेस्टमेंट को फार एक्सीड कर जाएगा बिकॉज ऑफ द वेटेज ऑफ पॉपुलेशन। इनकम लेवल जीरो है, बेसिक इन्वेस्टमेंट्स के साथ शुरुआत करोगे आप, लेकिन कंजम्पशन को आप हाई एंड ड्राई नहीं छोड़ सकते। इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर विल बी वेरी हाई डिमांड फॉर कंजम्पशन। मतलब वो समझो यार कि आपका कंजम्पशन हमेशा ज्यादा रहेगा। सीधी सी बात है ना, घर में अगर एक कमाने वाला है तो इन्वेस्टमेंट एक है, लेकिन उसके ऊपर खाने वाले चार हैं। अगर घर में चार लोग रहते हैं तो कंजम्पशन विल ऑलवेज एक्सीड द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये समझ में आया ना बेसिक। तभी अपन ने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को नीचे लिया है एंड कंजम्पशन को अपन ने ऊपर लिया हुआ है। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन ज्यादा है और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ये भी आई बार ही है बिकॉज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, तो आई बार नीचे है, लेकिन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, बस प्लीज इस बात को ध्यान रखना। नाउ
अगर कंजम्पशन आपको इनकम के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये किसी भी इकोनॉमी का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है दैट जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इंडिया के अंदर कंजम्पशन बढ़ेगा या किसी भी इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन बढ़ेगा, बिकॉज दिस इज हाउ इकोनॉमी बिहेव्स। इकोनॉमी ऐसे ही बिहेव करती है, विद द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम द कंजम्पशन पैटर्न विल आल्सो चेंज। भाई क्यों नहीं बढ़ेगा यार, क्योंकि इनकम हाथ में आ रही है तो लोग कंज्यूम ज्यादा करेंगे। फिर एग्रीगेट डिमांड जो बना उसके जस्ट ऊपर बना, इसका मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड और ये कंजम्पशन का ग्राफ व्हाई दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तुम सोच रहे होगे बिकॉज कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड के बीच में अगर कोई चीज बच रही है तो वो इन्वेस्टमेंट है। कैसे, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू अगर होता है, मैं फिर वही है एसी लिखा इस बार भी, हाँ एग्रीगेट डिमांड अगर होता है तो वो होता है सी प्लस आई। तो अगर मैं डिफरेंस निकालना चालू करूं, मैंने सोचा कि चलो यार मैं किसका डिफरेंस निकाल लेता हूं, इसके बीच का, कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड के बीच का। तो एग्रीगेट डिमांड में से कंजम्पशन माइनस करूं तो आएगा क्या, इन्वेस्टमेंट। तो मैंने एग्रीगेट डिमांड में से अगर कंजम्पशन माइनस किया तो मेरे पास आया आई, यानी इनके बीच का डिफरेंस हर लेवल पे आई है। और क्योंकि आई ऑटोनोमस और कांस्टेंट है, अगर मैंने यहाँ पे 10 लिया है तो हर इनकम पे इन्वेस्टमेंट 10 ही रहा है, बिकॉज देयर हैज बीन नो चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ऑटोनोमस है वो। तो क्योंकि सी और एडी के बीच में आई बैठता है एंड आई इज कांस्टेंट, दैट इज व्हाई एडी एंड सी आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल इसलिए हैं बिकॉज इनके बीच का डिफरेंस इन्वेस्टमेंट है एंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट चेंजिंग, दैट इज द रीजन उनके बीच का गैप चेंज नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट जा रहा है, हर लेवल पे कांस्टेंट है, हर लेवल ऑफ इनकम पे कांस्टेंट बैठा हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्रीगेट डिमांड इन अ टू सेक्टर मॉडल, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑल्दो मैं तुम्हें करवा चुका हूं कि एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई होता है, बता दिया। पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो, हमेशा कंजम्पशन पॉजिटिव रहेगा। और उस कंजम्पशन को याद करो, अपन ने अभी सी बार बोला था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोला था, बिकॉज टू सर्वाइव बेसिक कंजम्पशन तो करना पड़ेगा एंड इसलिए वो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे बेसिक कंजम्पशन था, बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। तुम खाओगे, तुम्हें जीने के लिए खाना, बेसिक पानी पीना, ये छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी है, कपड़े पहनना, घर के अंदर रहना, ये छोटी चीजें बहुत जरूरी है। तो पॉजिटिव कंजम्पशन रहेगा इवन व्हेन द इनकम लेवल इज जीरो। तुम्हारी अभी भी इनकम लेवल जीरो है बट तुम्हारा कंजम्पशन पॉजिटिव है। इवन ये जो वीडियो तुम देख रहे हो दैट कम्स अंडर कंजम्पशन, दिस इज नॉट फ्री, ये तुम्हारे लिए फ्री नहीं है। इंटरनेट लग रहा है, तुम्हारा फोन लग रहा है, ये सब चीजें जो हैं इट काउंट्स अंडर कंजम्पशन। तो इवन इफ यू आर नॉट अर्निंग देयर इज योर कंजम्पशन एंड दैट टिपिकली शोज के इनकम लेवल जीरो होने के बाद भी कंजम्पशन होता है एंड जो तुम्हारा कंजम्पशन है वो बेसिकली ऑटोनोमस कंजम्पशन है। नाउ स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा था, अगर पॉजिटिव कंजम्पशन था तो स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व भी मेरे भाइयों पॉजिटिव ही होगा, कौन सा नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या, विद द इंक्रीज इन इनकम कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व, ये क्या था, कांस्टेंट था। क्या शो कर रहा था कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी इन्वेस्टमेंट विल रिमेन द सेम, बिकॉज वी हैव टेकन, हमने अपनी पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोनोमसली रखा है। एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी एग्रीगेट डिमांड और सी प्लस आई कर्व, जो एग्रीगेट डिमांड है वो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन कर्व के ऊपर से चालू होता है। क्यों चालू होता है एडी का कर्व इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन कर्व के ऊपर, बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। तो एग्रीगेट डिमांड के बारे में अगर कोई पूछे बता देना। स्लोप ऑफ एडी कर्व कैसा है, स्लोप ऑफ एडी कर्व पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि कंजम्पशन के कारण, विद द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम, बिकॉज कंजम्पशन इज गोइंग पॉजिटिव, in consumption is increasing with the change in the level of income or with the increase in income, aggregate demand is also going positive consumption के कारण, because investment तो constant है। अगर investment पे count करते तो AD curve भी flat हो जाता, लेकिन consumption उसको ऊपर लेके जा रहा है, किसको, aggregate demand को। गुस्सा मत होना, मेरे को मालूम है तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन कुछ आगे के पॉइंटर्स को समझाने के लिए तुम्हें इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो आना चाहिए कि आखिर एग्रीगेट सप्लाई क्या डिनोट करता है। सो एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली बताता है किसी भी नेशन का आउटपुट और उससे होने वाली इनकम। पहली चीज मैंने क्लियर कर दी, जो तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए मैं बस वही तुम्हें बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। सो एग्रीगेट सप्लाई आखिर क्या है, सप्लाई क्या करोगे मार्केट में, जो नेशन के अंदर प्रोडक्शन करोगे, जो नेशन के अंदर आउटपुट करोगे। अब अगर नेशन के अंदर आउटपुट आप मार्केट में सेल करोगे तो उससे जनरेट होगी आपकी इनकम। इनकम को इकोनॉमिक्स के अंदर वाई डिनोट किया जाता है। तो एग्रीगेट सप्लाई बोलता है कि इकोनॉमी में जो भी इनकम जनरेट हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू वाई,
इक्वल्स टू इनकम हुई, मैंने अभी रिलेट करके बता दिया कैसे। और जो भी इनकम होती है वो इकोनॉमी के अंदर, पूरे भारत के अंदर या तो कंजम्पशन पे खर्च हो जाती है या तो सेव कर ली जाती है। सो बस ये बताने के लिए मैंने एग्रीगेट सप्लाई को यहां पे लिया हुआ है बेसिकली। तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू द नेशनल इनकम ऑफ द नेशन। हमारे भारत की जो नेशनल इनकम है वो एग्रीगेट सप्लाई पे बेस्ड है, और जो नेशनल इनकम है पूरे भारत के अंदर या तो कंजम्पशन पे खर्च होती है या तो सेव कर ली जाती है, बचा ली जाती है। इवन अपने हाउस होल्ड का भी सेम पैटर्न होता है। और जैसा मैंने बोला, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट बिकॉज ये नोट्स तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है, जस्ट फॉर योर रिवीजन मैंने ये बेसिक चीजें लिख दी हैं कि इनकम आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड होती है। एंड अगर कभी समझ में नहीं आए, यू नीड टू नो दिस इज योर नेशनल इनकम। ये तुम्हारी नेशनल इनकम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू वाई होता है, जो कि कंजम्पशन और सेविंग्स में बाद में जाके डिवाइड हो जाता है।